लोग उसे यही कहते हैं, डाकिनी, चुड़ैल, पिशाचिनी। नाम जो भी हो, सच एक है, वो हमारा शिकार करती है। लेकिन वो है कौन, कहां से आई? बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो रामू काका से मिलिए। रामू काका? हाँ, वो गांव के बाहर रहते हैं, एक टूटी झोपड़ी में। लोग कहते हैं वो पागल हैं, लेकिन वो सच जानते हैं। शनिवार था, छुट्टी का दिन। मैंने रामू काका से मिलने का फैसला किया। सुबह 9 बजे मैं गांव के बाहर निकला। पूर्व दिशा में पहाड़ी के नीचे एक टूटी झोपड़ी दिखी। मैं वहां पहुंचा। रामू काका बाहर बैठे थे, बहुत बूढ़े, सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखें बहुत तेज। नमस्ते काका जी, मैं विक्रम हूं, नया शिक्षक। उन्होंने मुझे देखा, एक कमजोर सी मुस्कान। आओ बेटा, बैठो। मैं बैठ गया। तुम सच जानना चाहते हो? उन्होंने सीधे पूछा। मैं चौंक गया। आपको कैसे पता? मैं बूढ़ा हूं, पागल नहीं। तुम्हारी आंखों में सवाल हैं, वैसे ही जैसे 50 साल पहले मेरी आंखों में थे। आप बताएंगे? बताऊंगा, लेकिन सुनने के बाद तुम शायद भाग जाना चाहोगे, और अगर नहीं भागे तो शायद पागल हो जाओगे, जैसे मैं चुप रहा। रामू काका ने शुरू किया। 1924 की बात है। भैरवपुर उस समय समृद्ध गांव था। यहाँ का ठाकुर वीर सिंह राठौड़ बहुत शक्तिशाली थे। उनकी पत्नी रूपवती अद्भुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि लोग उसे देवी कहते थे। एक दिन एक साधु आया, कालनाथ, तांत्रिक। वो रूपवती को देखकर मोहित हो गया। उसने ठाकुर से कहा कि वो रूपवती को अपनी शिष्या बनाना चाहता है, तंत्र विद्या सिखाना चाहता है। ठाकुर ने मना कर दिया, कालनाथ को गांव से निकाल दिया। लेकिन कालनाथ वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। रामू काका रुके, उनकी आंखों में आंसू थे। उसने उत्तर की पहाड़ी पर, जिसे अब हम काल पहाड़ कहते हैं, एक भयानक अनुष्ठान किया। 13 दिन 13 रात उसने 13 जानवरों की बलि दी, और एक मानव बलि भी। मेरी सांस रुक गई। किसकी? एक छोटे बच्चे की, 7 साल का, गांव से उठाया था। उस अनुष्ठान में कालनाथ ने एक डाकिनी को बुलाया, प्राचीन शक्ति जो मृत्यु और अंधकार की देवी थी। कालनाथ ने उससे एक सौदा किया। उसने अपनी आत्मा दे दी। बदले में डाकिनी ने रूपवती को श्राप दिया। 13 दिनों में रूपवती की हालत बिगड़ती गई। उसका शरीर सूखने लगा। डॉक्टर, वैद्य, कोई भी कुछ नहीं कर पाया। 14वीं रात, अमावस्या की रात, रूपवती की मृत्यु हो गई। लेकिन वो मृत्यु सामान्य नहीं थी। रामू काका की आवाज कांप रही थी। जब उसने आखिरी सांस ली तो उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। उसके मुंह से काला धुआं निकला। वो धुआं पूरे कमरे में फैल गया। जो भी उस कमरे में था, ठाकुर, डॉक्टर, सेवक, सब मर गए तुरंत। उनके शरीर बिल्कुल सूखे, जैसे उनमें से जीवन चूस लिया गया हो। रूपवती का शव अगले दिन जलाया गया, लेकिन जब चिता जली तो वहां से फिर वही काला धुआं निकला आसमान में, और वो धुआं गांव के ऊपर मंडराने लगा। उसी रात से डाकिनी ने गांव को अपना घर बना लिया। हर महीने की 14 को वो शिकार करती है, एक प्राण, बस एक। अगर उसे मिल गया तो बाकी सब सुरक्षित, अगर नहीं मिला तो पूरा गांव तबाह। मैं स्तब्ध था। लेकिन पुलिस, सरकार? रामू काका ने कड़वी हंसी हंसी। पुलिस आई थी 1952 में, 3 कांस्टेबल। 14 की रात को वो बाहर रहे। अगली सुबह तीनों की लाशें मिलीं। उसके बाद कभी कोई नहीं आया। सरकार ने इस गांव को नक्शे से ही मिटा दिया। हम भूल गए हैं, अकेले उसके साथ। लेकिन क्या कोई रास्ता नहीं श्राप तोड़ने का? रामू काका ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रास्ता है, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं। क्या रास्ता? काल पहाड़ पर जाना होगा। वहां जहां कालनाथ ने अनुष्ठान किया था, वहां एक यंत्र है, एक खोपड़ी कालनाथ की। उसे नष्ट करना होगा। तो फिर कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि वहां पहुंचना आत्महत्या है। काल पहाड़ तक का रास्ता डाकिनी की शक्ति से भरा है। जो भी गया वापस नहीं आया। आपने कोशिश की? रामू काका ने अपनी बाईं बांह दिखाई। कोहनी से नीचे कुछ नहीं था। मैंने कोशिश की थी 50 साल पहले। मेरे साथ 5 और युवक थे। हम काल पहाड़ के लिए निकले रात में, 14 की रात को। रास्ते में उसने हमला किया, डाकिनी पूर्ण रूप में। रामू काका का चेहरा पीला पड़ गया।
9 फीट लंबी, नाखून तलवार जैसे, आंखें जैसे आग के गोले, और चीख, ऐसी चीख कि मेरे 2 साथियों के कान से खून निकल आया। वहीं मर गए। बाकी 3 भागे, लेकिन उसने एक एक को पकड़ा, उनके शरीर से जीवन चूस लिया। मैं बच गया, लेकिन मेरा हाथ उसने नोच लिया। मैं वापस आया। तब से मैं इस झोपड़ी में रहता हूँ, गांव में नहीं जाता। लोग मुझे पागल कहते हैं, शायद हूं भी, लेकिन मैं जिंदा हूं। मैं सदमे में था। तो कोई रास्ता नहीं? एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। बताइए। रामू काका ने एक पुरानी किताब निकाली, चमड़े की जिल्द, पन्ने पीले पड़ चुके थे। यह तंत्र ग्रंथ है कालनाथ की। मैंने काल पहाड़ से ली थी। इसमें लिखा है, डाकिनी को नष्ट करने का एक ही तरीका है। क्या? शुद्ध प्रेम, निस्वार्थ, 2 आत्माओं का मिलन। उनकी ऊर्जा डाकिनी को कमजोर कर सकती है। उस समय अगर यंत्र नष्ट किया जाए तो डाकिनी भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन यहां ऐसा प्रेम कहां? सब तो डर में जी रहे हैं। रामू काका मुस्कुराए। शायद तुम और तुम्हारा प्रेम ये कर सके। मेरा प्रेम? मेरा तो कोई। तभी मुझे मोहिनी याद आई। मोहिनी, गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की, 23 साल की। उसे मैंने कुछ बार देखा था। स्कूल के पास से गुजरती थी। सुंदर थी, लेकिन उदास, हमेशा। मोहिनी, रामू काका ने फुसफुसाया। हाँ, वही एकमात्र है जो इस श्राप को तोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि वो रूपवती की परपोती है। रामू काका की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मोहिनी, रूपवती की परपोती? लेकिन यह कैसे संभव है? मैंने पूछा। रूपवती तो 1924 में मरी थी, तो मोहिनी? रूपवती के एक बेटा था, रामू काका ने बताया। जब रूपवती की मृत्यु हुई तब वो बच्चा सिर्फ 2 साल का था। ठाकुर वीर सिंह भी उसी रात मर गए थे। बच्चे को गांव के एक परिवार ने पाला। वो बच्चा बड़ा हुआ, शादी हुई, उसके भी बच्चे हुए, लेकिन हर पीढ़ी में एक लड़की को निशान मिलता है। निशान? हाँ, शरीर पर एक काला निशान, त्रिशूल के आकार का। यह निशान डाकिनी का निशान है। इसका मतलब है कि वो लड़की चुनी गई है। मेरा गला सूख गया। चुनी गई? किस लिए? बलि के लिए। रामू काका की आवाज में दर्द था। डाकिनी हर पीढ़ी में रूपवती के खानदान से एक लड़की को निशानित करती है। उस लड़की की 25वीं जन्मदिन से पहले डाकिनी उसे ले जाती है। मोहिनी की माँ 24 साल की थी जब मरी, उसकी दादी 23 की, और मोहिनी अब 23 की है। उसका 24वां जन्मदिन अगले महीने है। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तो मोहिनी बच नहीं सकती? रामू काका ने गहरी सांस ली। एक ही रास्ता है, अगर कोई उसके लिए सच्चा प्रेम करे, अपनी जान की परवाह किए बिना, तो शायद श्राप टूट सके। लेकिन यहां कोई भी मोहिनी के करीब नहीं आता। सब डरते हैं, क्योंकि जो भी उससे प्यार करेगा उसकी जान भी खतरे में पड़ेगी। मैं खामोश बैठा रहा। मन में तूफान चल रहा था। तुम उससे मिलो, रामू काका ने कहा। बात करो, शायद तुम ही वो हो जो इस श्राप को तोड़ सके। लेकिन मैं तो उसे जानता भी नहीं। प्यार कैसे? प्यार समय नहीं देखता बेटा, दिल देखता है। तुम उससे मिलो, बाकी खुद समझ जाओगे। मैं रामू काका की झोपड़ी से वापस आया। मन भारी था, सूरज ढलने वाला था। मुझे जल्दी घर पहुंचना था, लेकिन रास्ते में मैंने उसे देखा। मोहिनी, वो गांव के कुएं के पास पानी भर रही थी। सफेद सूती साड़ी, लंबे काले बाल, गेहुआ रंग, और आंखें बहुत गहरी, जैसे उनमें समंदर छुपा हो। मैं रुक गया, उसे देखता रहा। वो मुड़ी, हमारी नजरें मिली। कुछ क्षण समय रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी, जैसे वो सब जानती हो, अपनी किस्मत, अपना अंत। वो मुस्कुराई, एक उदास मुस्कान, फिर घड़ा उठाकर चल दी। मैं वहीं खड़ा रह गया। मंदिर की घंटी बजी। 6 बजे। मैं दौड़कर अपने घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया। लेकिन उस रात मेरे मन में सिर्फ वो चेहरा था, मोहिनी का चेहरा, वो उदास मुस्कान, वो गहरी आंखें। रात फिर वैसी ही बीती। आवाजें, चीखें, हंसी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मैं सोच रहा था, क्या मैं सच में मोहिनी को बचा सकता हूं? क्या मैं इतना बहादुर हूं, या फिर मैं भी भाग जाऊंगा इस गांव से, इस श्राप से? अगले दिन रविवार था। मैंने तय किया कि मुझे मोहिनी से बात करनी है। सुबह 8 बजे मैं गांव में घूमने निकला। पता लगाया कि मोहिनी कहाँ रहती है। उसका घर गांव के दक्षिण कोने में था, छोटा सा, पुराना,
दीवारों पर सीलन के निशान। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ, हिम्मत जुटाई। दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। उसकी उम्र 60 से 65 के बीच होगी। नमस्ते, मैंने कहा। मैं विक्रम हूं, स्कूल का नया शिक्षक। क्या मोहिनी जी घर पर हैं? महिला ने मुझे संदेह से देखा। क्या काम है? बस उनसे कुछ बात करनी थी। महिला ने अंदर देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, बेटा, मोहिनी से दूर रहो, तुम्हारी भलाई इसी में है। लेकिन माँ, कौन है? अंदर से मोहिनी की आवाज आई। कोई नहीं बेटी। लेकिन तभी मोहिनी दरवाजे पर आ गई। उसने मुझे देखा, कुछ पल सोचा, फिर बोली, आप मास्टर जी हैं ना? आइए। मोहिनी, महिला ने रोकना चाहा। माँ, कोई बात नहीं, आप अंदर जाइए। बुजुर्ग महिला, मोहिनी की दादी, अनमने मन से अंदर चली गई। मोहिनी बाहर आई। चलिए बाहर बैठते हैं। घर के सामने एक पुरानी चारपाई थी। हम दोनों बैठ गए। आप मुझसे मिलने आए हैं? उसने पूछा। हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे पता है, रामू काका ने आपको सब बता दिया होगा। मैं चौंक गया। आप कैसे जानती हैं? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मास्टर जी, यह गांव छोटा है, यहाँ हर बात फैल जाती है, और मुझे पता था कि आप एक दिन मुझसे पूछेंगे। मुझे सच जानना है, आपके बारे में, निशान के बारे में। मोहिनी की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप सच में जानना चाहते हैं? ठीक है, मैं बताती हूँ। उसने गहरी सांस ली। मैं 6 साल की थी जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अलग हूँ। मेरी कमर पर एक निशान था, काला, त्रिशूल जैसा। दादी ने उसे देखा और रो पड़ी। तब मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, निशान भी बढ़ता गया, और साथ में अजीब चीजें होने लगीं। कैसी चीजें? मैंने पूछा। सपने, बुरे सपने। हर रात मैं एक औरत को देखती थी, बहुत सुंदर, लेकिन उसकी आंखें खाली। वो मुझे बुलाती थी, कहती थी, आजा बेटी, मेरे पास आजा। शुरू में तो मैं डर जाती थी, चीखती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा जैसे वो मुझे जानती है, जैसे वो मेरी है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर जब मैं 12 साल की हुई, दादी ने मुझे सच बताया, रूपवती के बारे में, डाकिनी के बारे में, श्राप के बारे में। उन्होंने बताया कि मेरी माँ 24 साल में मर गई थी, 14 की रात को, ठीक उसी तरह जैसे मेरी परदादी मरी थी। और अब मेरी बारी है। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मैं डर गई मास्टर जी, बहुत डर गई। मैं जीना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, शहर जाना चाहती थी, शादी करना चाहती थी, बच्चे, सब कुछ। लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ कुछ साल, बस। वो रोने लगी। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस उसे देखता रहा। अब मैं 23 साल की हूं, उसने रुक रुक कर कहा, और अगले महीने 17 सितंबर को मेरा 24वां जन्मदिन है। उससे पहले वाली 14 सितंबर वो आएगी मुझे ले जाने। सिर्फ 27 दिन बचे हैं। 27 दिन, फिर सब खत्म। मैं उससे और नहीं देखा गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बचाऊंगा। मोहिनी ने अपना हाथ छोड़ा लिया। क्यों? आप क्यों मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे? आप मुझे जानते भी नहीं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता। कोई उपाय होगा, रामू काका ने बताया। रामू काका पागल हो गए हैं, मोहिनी ने कहा। उनकी बातों में मत आइए, कोई उपाय नहीं है। यह श्राप टूट नहीं सकता? टूट सकता है, प्यार से, सच्चे प्यार से। मोहिनी हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। प्यार? मास्टर जी, यहां कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता। लोग मुझे देखते हैं तो डर जाते हैं, मुझे अभिशप्त समझते हैं, मौत समझते हैं। मेरी कोई सहेली नहीं, कभी किसी ने मुझसे दोस्ती नहीं की। 23 साल अकेले। वो फिर रोने लगी। मेरा दिल भर आया। मैंने उसे बाहों में भर लिया। वो चौंकी, लेकिन फिर वो भी मुझसे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। कितने साल से उसने अपना दर्द किसी से शेयर नहीं किया होगा। कितने साल से वो अकेले इस बोझ को ढो रही होगी। हम देर तक ऐसे ही बैठे रहे। फिर वो अलग हुई, आंखें पोंछी। माफ करिएगा मास्टर जी, मेरा नाम विक्रम है, मुझे विक्रम कहिए। वो मुस्कुराई, एक असली मुस्कान, पहली बार। ठीक है विक्रम। उसने मेरा नाम लिया, और उस पल कुछ बदल गया, मेरे अंदर, उसके अंदर। जैसे
दो अकेली आत्माएं एक दूसरे को पा गई हों। उस दिन के बाद मैं रोज मोहिनी से मिलने जाने लगा। सुबह स्कूल से पहले या शाम को 6 बजे से पहले हम बातें करते, जिंदगी के बारे में, सपनों के बारे में, डर के बारे में। मोहिनी ने मुझे अपने बचपन के बारे में बताया, कैसे वो दूसरे बच्चों से अलग थलग रहती थी, कैसे उसकी माँ की मौत के बाद पूरा गांव उससे दूर हो गया। लोग कहते थे कि मैं बदकिस्मत हूं। उसने कहा कि मैं जो भी छूती हूं वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन दादी ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे पढ़ाया, शहर से किताबें मंगवाई, मुझे हिम्मत दी। मैंने 12वीं तक पढ़ाई की घर पर ही। फिर मैंने कोशिश की कॉलेज जाने की, लेकिन गांव वालों ने मना कर दिया। कहा कि मैं शहर जाऊंगी तो वहां भी मुसीबत फैलाऊंगी। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम बदकिस्मत नहीं हो, तुम सबसे बहादुर इंसान हो जिसे मैंने जाना है। वो मुस्कुराई। धीरे धीरे हम करीब आते गए। मैं उसे किताबें देता, वो पढ़ती, फिर हम उनके बारे में बात करते। मैं उसे शहर की कहानियां सुनाता, मॉल के बारे में, सिनेमा के बारे में, मेट्रो के बारे में। वो आंखें बंद करके सुनती और कल्पना करती, काश मैं भी वहां जा पाती। वो कहती, जाओगी? मैं कहता, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, वादा। लेकिन दोनों जानते थे वादा खोखला था, क्योंकि समय तेजी से भाग रहा था। 20 अगस्त, 25 दिन बचे थे 14 में। उस रात मुझे एक अजीब सपना आया। मैं एक अंधेरे कमरे में था, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ दूर एक मध्यम सी रोशनी। मैं उस रोशनी की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचा, मुझे एक औरत दिखी, पीठ मेरी तरफ, लंबे बाल, सफेद साड़ी। कौन हो तुम? मैंने पूछा। वो मुड़ी, रूपवती, बिल्कुल मोहिनी जैसी, लेकिन आंखें खाली, काली। तुम उसे बचाना चाहते हो? उसने पूछा। आवाज 2 लोगों की थी, एक औरत की, एक कुछ और की। हाँ, मैंने कहा। वो हंसी, डरावनी हंसी। तुम नहीं बचा सकते, वो मेरी है, मेरे खून की है, वो मेरे पास आएगी। नहीं, मैं नहीं आने दूंगा। रूपवती या जो भी वो थी मेरी तरफ बढ़ी, तेजी से। उसका चेहरा बदलने लगा, खूबसूरती गायब हो गई, हड्डियां उभर आईं, त्वचा काली पड़ गई, दांत नुकीले हो गए। डाकिनी, तुम मरोगे, उसने चीखा। तुम सब मरोगे। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं चीखा और आंख खुल गई। मैं पसीने से तरबतर था, दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर अंधेरा था, रात के 3 बजे होंगे। मैं उठा, पानी पिया। तभी मुझे खिड़की से बाहर कुछ दिखा, एक छाया, गली में। वही छाया जो मैंने पहली रात देखी थी, लेकिन इस बार वो ठहरी थी मेरे घर के सामने, जैसे मुझे देख रही हो। मैंने खिड़की से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे कोई मुझे पकड़े हुए हो। छाया धीरे धीरे मेरे घर की तरफ बढ़ी, दरवाजे के पास आई। मेरी सांसें रुक गईं। वो दरवाजा खुरचने लगी। फिर आवाज आई, विक्रम। मेरा नाम फिर से। विक्रम, तुम उसे बचा नहीं सकते, वो मेरी है। मैंने आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़े। हे भगवान, मुझे बचाओ। अचानक एक तेज रोशनी। मैंने आंखें खोली। बाहर सूरज निकल रहा था। सुबह हो गई थी। छाया गायब थी, लेकिन दरवाजे पर खरोंच के निशान थे, गहरे, जैसे किसी ने नाखूनों से खोदा हो। मैं उस दिन स्कूल नहीं गया, बीमार होने का बहाना बनाया। असल में मैं डरा हुआ था। कल रात जो हुआ था वो सपना नहीं था, वो असली था। डाकिनी, वो मुझे जान गई थी। वो जानती थी कि मैं मोहिनी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो मुझे चेतावनी दे रही थी। दोपहर में मोहिनी मेरे घर आई। विक्रम, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता थी। मैंने दरवाजा खोला। वो अंदर आई। तुम्हारे चेहरे पर देखो, उसने कहा। तुम बिल्कुल पीले पड़ गए हो। क्या हुआ? मैं क्या बताता कि डाकिनी ने मुझे धमकी दी है। कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई। मोहिनी ने मेरा हाथ पकड़ा। उसके हाथ ठंडे थे। विक्रम, सच बताओ, क्या हुआ? मैंने गहरी सांस ली, फिर सब कुछ बता दिया। सपना, छाया, आवाज, सब। मोहिनी का चेहरा और भी पीला पड़ गया। मुझे डर था, उसने कहा। मुझे डर था कि ऐसा होगा। विक्रम, तुम मुझसे दूर रहो, प्लीज। क्यों? क्योंकि वो अब तुम्हें भी निशाना बना रही है। तुम मेरे करीब हो, इसलिए। अगर तुम मुझसे दूर रहे तो शायद वो तुम्हें छोड़ दे। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुम मर जाओगे। तो मर जाऊंगा, लेकिन कम से कम तुम्हें बचाने की कोशिश तो करूंगा। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए।
उसने मुझे गले लगा लिया। तुम पागल हो, उसने फुसफुसाया। बिल्कुल पागल। हाँ, तुम्हारे लिए पागल हूं। हम देर तक ऐसे ही रहे। फिर मोहिनी ने कुछ कहा जो मुझे चौंका दिया। विक्रम, मुझे निशान दिखाना है। तुम्हें? निशान? हाँ, वो निशान जो मेरे शरीर पर है। तुम्हें देखना चाहिए कि मैं कितनी अभिशप्त हूं। मैं कुछ नहीं बोला। मोहिनी ने अपनी साड़ी का पल्लू हटाया। उसकी कमर के बाईं तरफ एक निशान था, काला, बिल्कुल काला, त्रिशूल के आकार का। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डराई वो यह था कि निशान धड़क रहा था, जैसे जिंदा हो। यह मेरे मुंह से निकला। हाँ, मोहिनी ने कहा, यह जिंदा है। जैसे जैसे 14 करीब आ रही है, यह और ज्यादा सक्रिय हो रहा है। उसने अपनी साड़ी ठीक की। कभी कभी रात में मुझे इसमें जलन होती है, इतनी तेज कि मैं चीख पड़ती हूँ। दादी कहती हैं कि मेरी माँ के साथ भी यही होता था। आखिरी दिनों में तो उन्हें बेहोश कर देना पड़ता था दर्द की वजह से। मैं सुन्न हो गया। विक्रम, मोहिनी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कुछ करो। तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है। तुम यहां से चले जाओ, इस गांव से, कल ही। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। शब्द अपने आप निकल गए, लेकिन वो सच थे। मैं मोहिनी से प्यार करता था, जाने कब, कैसे, लेकिन यह हो गया था। मोहिनी स्तब्ध रह गई। तुम क्या कहा? मैं तुमसे प्यार करता हूं मोहिनी, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहिनी रोने लगी, जोर जोर से। तुम्हें नहीं पता, कोई मुझसे कभी प्यार नहीं किया, कभी नहीं। और अब जब किसी ने किया तो वक़्त नहीं बचा। मैंने उसे बाहों में भर लिया। वक़्त है और हम इस श्राप को तोड़ेंगे साथ में। उस दिन के बाद मैं और मोहिनी ने योजना बनानी शुरू की। रामू काका से फिर मिले। उन्होंने तंत्र ग्रंथ दिया। इसमें लिखा है, रामू काका ने समझाया, कि डाकिनी को नष्ट करने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, शुद्ध प्रेम, 2 आत्माओं का निस्वार्थ प्रेम। दूसरी, काल पहाड़ पर जाना, वहां जहां कालनाथ का यंत्र है। तीसरी, 14 की रात को, पूर्णिमा से एक दिन पहले, जब डाकिनी सबसे शक्तिशाली होती है, तभी उसे नष्ट किया जा सकता है। लेकिन खतरा बहुत है, रामू काका ने चेतावनी दी। काल पहाड़ का रास्ता मौत का रास्ता है, और अगर तुम असफल हुए तो सिर्फ तुम ही नहीं, पूरा गांव तबाह हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे, मैंने कहा। मोहिनी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। अगले दिन मैं और मोहिनी काल पहाड़ को देखने गए, दिन में, सिर्फ रास्ता देखने के लिए। पहाड़ गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर था, उत्तर दिशा में। रास्ता पथरीला था, कंटीली झाड़ियां, सूखे पेड़। जैसे जैसे हम पहाड़ के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। आसमान में बादल छा गए। हालांकि बारिश का मौसम नहीं था। यहां अजीब लग रहा है, मोहिनी ने कहा। हाँ, जैसे यह जगह अभिशप्त हो। हम पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। वहां से ऊपर जाने के लिए एक संकरा रास्ता था। लेकिन जैसे ही हम पहला कदम रखने वाले थे, एक आवाज आई, कांव कांव। कौवों का झुंड, सैकड़ों कौवे अचानक पेड़ों से उड़े और हमारी तरफ लपके। भागो!